नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद निक में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर का पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले मैं पार्ट 1 इसका ला चुका था इस चैप्टर का। पार्ट 1 में दोस्तों हमने जाना था विजयनगर साम्राज्य के बारे में, कि विजय साम्राज्य क्या था और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है? तो पहले पार्ट में दोस्तों पार्ट 1 में हमने बेसिक डिटेल्स के बारे में जाना था विजयनगर साम्राज्य की। अगर दोस्तों आपने पार्ट 1 नहीं देखा, तो दोस्तों पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा इस चैप्टर का, उसके बाद दोस्तों पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे, तब तक आपको इस चैप्टर का पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों? तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक है विजयनगर की जल प्रणाली। ठीक है? अब जानते हैं दोस्तों विजयनगर में जल प्रणाली किस तरीके की थी वहाँ की। दोस्तों अगर विजयनगर की जल प्रणाली की बात की जाए, तो विजयनगर जो है दोस्तों चारों ओर से ये नदियों से घिरा हुआ था। ठीक है? लेकिन विजयनगर की जो प्रमुख राजधानी थी उस टाइम पे विजयनगर, ठीक है? वो जो है जल के स्रोतों से काफ़ी दूर थी। और जल के स्रोतों से काफ़ी दूर होने के कारण दोस्तों क्या था कि तुंगभद्रा नदी जो थी विजयनगर की तुंगभद्रा नदी में एक प्राकृतिक जल कुंड का निर्माण हुआ था तुंगभद्रा नदी से। और उस प्राकृतिक जल कुंड का इन लोगों ने क्या करा था, इसी जल कुंड से दोस्तों इन्होंने विजयनगर में पानी पहुँचाने का कार्य शुरू किया था। यानी कि यहाँ के लोग जो है इसी प्राकृतिक जल कुंड की मदद से विजयनगर नगर में पानी ले जाते थे। ठीक है? उस टाइम पे दोस्तों तुंगभद्रा और कृष्णा नदी से कुछ-कुछ छोटी-छोटी जलधाराएँ उस टाइम पे निकलती थी। और इन जलधाराओं पर दोस्तों इन्होंने क्या बांधों का निर्माण करवा किया गया। ठीक है? तो दोस्तों जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी थी, जो उनसे छोटी-छोटी जलधाराएँ निकलती थी, इन्होंने क्या करा विजयनगर साम्राज्य के लोगों ने उन जलधाराओं पर क्या बाँध का निर्माण कर दिया। ठीक है? और बांधों के निर्माण से क्या हुआ दोस्तों कि बांधों से जल को मानव निर्मित जलाशयों की ओर ले जाया जाता था। इन जलाशयों को हौद कहा जाता था। यानी कि दोस्तों ये जो बाँध बनाए थे इन छोटी-छोटी जलधाराओं से, उस जल को जो है दोस्तों जलाशयों की ओर ले जाया जाता था, और उन जो जलाशय थे, उन जलाशयों को दोस्तों हौज कहा जाता था। ठीक है? और इनमें से ही एक महत्वपूर्ण हौज था कमलपुरम जलाशय। दोस्तों कमलपुरम जलाशय के बारे में क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। कमलपुरम जलाशय जो है दोस्तों मेनली एक हौज था, जिसमें बहुत सा मात्रा में दोस्तों जल को इकट्ठा किया गया था विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे। ठीक है? तो यही है दोस्तों इस टॉपिक में आपका विजयनगर की जल प्रणाली में। अब बात करते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों आपका कमलपुरम जलाशय। आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये पूरा जलाशय इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था ये, और यहीं से दोस्तों विजयनगर साम्राज्य को जल की आपूर्ति वहाँ की जाती थी। ठीक है? तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों विजयनगर में क्या था कि कुछ छोटी-छोटी नहरों का भी निर्माण किया गया था। ठीक है? और इन नहरों का निर्माण दोस्तों इसलिए किया गया था क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में वहाँ पानी की पूर्ति करनी होती थी। इसलिए दोस्तों इन पानी की पूर्ति के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में दोस्तों नहरों का निर्माण किया गया था। और इन नहरों में दोस्तों सबसे प्रमुख नहर थी हिरिया नहर। दोस्तों हिरिया नहर के बारे में दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। कमलपुरम जलाशय और हिरिया नहर, ये 2 बहुत ज़्यादा मेन है विजयनगर साम्राज्य की दृष्टि से। तो इन दोनों को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। नहरों द्वारा क्या होता था दोस्तों, ऊपर सिंचाई की जाती थी। यानी कि इन नहरों के पानी जल द्वारा खेतों पर विजयनगर के साम्राज्य के लोग सिंचाई किया करते थे। ठीक है? अब है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक विजयनगर का स्थापत्य। अब जानते हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य के बारे में। दोस्तों विजयनगर जो है वो सभी मुख्य प्रशासनिक केंद्र विजयनगर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित थे। ठीक है? और यहीं से दोस्तों प्रशासन संबंधी कार्य किए जाते थे विजयनगर साम्राज्य में। यानी कि यहाँ की जितने भी प्रशासनिक केंद्र थे मुख्य-मुख्य, वो जो है दोस्तों दक्षिण पश्चिम भाग में थे। इसलिए क्या है दोस्तों, यहाँ सभी प्रशासन संबंधी कार्य भी जो है यहीं किए जाते थे। ठीक है?
इस क्षेत्र में दोस्तों 60 से अधिक मंदिर लगभग मिले हैं, जो लोगों की रुचि को दिखाता है। यानी कि दोस्तों 60 से अधिक मंदिर मिलने का तात्पर्य ये है कि उस समय के विजयनगर के जो शासक रहे होंगे, वो जो है बहुत ज़्यादा आस्तिक होंगे, उन्हें आस्था करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, वो भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़े होते होंगे। इसीलिए दोस्तों उन लोगों ने 60 से भी अधिक मंदिरों का वहाँ पर निर्माण करवाया करवाया हुआ था। ठीक है? इसी क्षेत्र में दोस्तों एक विशाल संरचना भी है, जिसे राजा घर कहा जाता था। ठीक है? और इस क्षेत्र में दोस्तों एक बहुत बड़ी विशाल संरचना भी मिली हमें, जिसे क्या कहा जाता था? राजा का घर कहा गया है। ठीक है? दोस्तों यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में हमें 2 प्रभावशाली मंच मिले हैं। ठीक है? जिनके बारे में दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला है दोस्तों आपका सभा मंडप। दोस्तों सभा मंडप के बारे में एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो इस इन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है? दोस्तों सभा मंडप क्या था? सभा मंडप एक ऊँचा मंडप था, जो चारों ओर से दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है। ठीक है? और इसके बीचों-बीच में दोस्तों एक क्या है? गली है। ठीक है? इसके बीच में दोस्तों कई स्तंभ मौजूद हैं, जिसके ऊपर दूसरी मंजिल टिकी हुई है। और दूसरी मंजिल जो है दोस्तों दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। इसमें सभी स्तंभ बहुत-बहुत पास हैं, इसलिए इनके बीच में काफ़ी कम खुला स्थान बचता है। ठीक है? यानी कि दोस्तों स्तंभ बहुत ज़्यादा नज़दीक-नज़दीक हैं यहाँ, तो बीच में क्या होता है, बीच में कम गैप रहता है। ठीक है? कम जगह होने के कारण दोस्तों इतिहासकार इस जगह का कार्य समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि इन स्तंभों के बीच की यह जगह बैठने और किसी भी तरह की सभा आयोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि दोस्तों बेसिकली जो इतिहासकार हैं, वो इस सभा मंडल के यूज़ को नहीं जान पाए, क्योंकि दोस्तों स्तंभों के नज़दीक-नज़दीक होने के कारण यहाँ बैठने की या सभा करने की भी यह जगह नहीं थी। मतलब वहाँ सभा नहीं हो सकती थी। तो इतिहासकार ये सोचते हैं कि अगर ये बैठने या सभा आयोजित करने की जगह नहीं थी, तो इस मंच का यूज़ किस लिए किया जाता होगा? ठीक है? तो अभी तक का इसका जवाब इतिहासकार को भी नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है? तो इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों जो हमारा दूसरा है आता है इम्पोर्टेंट, वो है दोस्तों सभामंडल मंडप के बाद दोस्तों महानवमी डिब्बा। दोस्तों महानवमी डिब्बा के बारे में ज़रूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। बोर्ड एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि जो भी ये सरकारी एग्ज़ाम होते हैं, सरकारी जॉब के, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हो गए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, उनमें ये वाला क्वेश्चन आता है महानवमी डिब्बा के बारे में। दोस्तों महानवमी डिब्बा क्या था? एक इकाई मंच था, ठीक है? जैसे सभा मंडल उस तरह से ये भी दोस्तों एक विशालकाय मंच था। और दोस्तों ये जो है 11,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी जो ऊंचाई थी लगभग 40 फीट थी। ठीक है? यानी कि जो महानवमी डिब्बा है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी थी? 40 फीट थी। ठीक है दोस्तों? इस मंच के आधार पर कुछ बहुत सुंदर चित्र हमें मिले हैं। ठीक है? इस पर बड़े-बड़े मेलों का आयोजन होता था उस टाइम पे। मुख्य रूप से दोस्तों हिंदू त्योहारों जैसे दशहरा और दुर्गा पूजा आदि और बलि आदि भी दोस्तों यहाँ दी जाती थी। ठीक है? इस दौरान नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा और शोभा आयोजन किया जाता था। त्योहारों के अंतिम दिनों में राजा अपने नायकों की सेना का निरीक्षण करते थे और त्योहारों के अंतिम दिनों में क्या करते थे दोस्तों, यहाँ राजा अपने जो है सेना जो होती थी उसका निरीक्षण किया करते थे। तो दोस्तों इस तरीके से महानवमी डिब्बा के बारे में इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं और अगर इस तरीके से लिख के आएंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा और जो एग्जामिनर होगा वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। दोस्तों ये है महानवमी डिब्बा की इमेज, जिसे आप देख सकते हैं। ये इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ब्लर दिख रही होगी आपको, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखकर इसे समझ सकते हैं। ठीक है? तो है दोस्तों हमारा टॉपिक कमल महल। ठीक है? कमल महल भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों कमल महल जो है दोस्तों कमरे के आकार का एक महल था और इसका ये जो नाम है कमल महल वो रखा गया था अंग्रेजों द्वारा। ठीक है? और अंग्रेजों ने इसका नाम कमल महल इसलिए रखा क्योंकि अंग्रेजों ने इसकी आकृति को देखा और आकृति को देखकर दोस्तों अंग्रेजों ने इस महल का नाम कमल महल रखा। ठीक है? यहाँ पर क्या होता था दोस्तों कमल महल में, राजा अपने मंत्रियों के पास साथ बैठकर सलाह मशवरा किया करते थे किसी अच्छे मुद्दे पे। ठीक है? ये था दोस्तों कमल महल आपका। अब बात करें मंदिरों के बारे में, मंदिर है टॉपिक आपका नेक्स्ट। और मंदिरों में प्रमुख है दोस्तों आपका हर हजार राम मंदिर,
दोस्तों हजार राम मंदिर जो है दोस्तों विजयनगर के प्रमुख मंदिरों में से उस टाइम पे एक था, और इसका नाम दोस्तों हजार मंदिर राम मंदिर इसलिए रखा गया था क्योंकि इस मंदिर की दोस्तों दीवारों पर रामायण की कथाओं को चित्र के रूप में दोस्तों प्रदर्शित किया गया है, और चित्र के रूप में प्रदर्शित किए जाने की वजह से इसे दोस्तों हजार राम मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण रामायण को दोस्तों चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, और ये है दोस्तों आपका इमेज कमलपुरम, मतलब कमल महल, जिसको आप देख ही सकते हैं, ये लगता ही उस टाइप का है, इसलिए तो अंग्रेजों ने इसका नाम कमल महल रखा था। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं ध्यान से। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों दूसरा का मंदिर था यहाँ प्रमुख विरूपाक्ष मंदिर। अगर दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर की बात की जाए तो दोस्तों विजयनगर के जो वासी थे वो विरूपाक्ष की बहुत ज्यादा आराधना करते थे। दोस्तों विरूपाक्ष यहाँ पर तात्पर्य है शिव से, यानी कि शिव को ही दोस्तों विरूपाक्ष कहा जाता था। ठीक है, तो शिव से तात्पर्य है यहाँ पर को विरूपाक्ष से। विरूपाक्ष नाम सुन के आप कंफ्यूज मत होइएगा, शिव से तात्पर्य है मेनली विरूपाक्ष से। ठीक है, इन्हीं के लिए दोस्तों विरूपाक्ष की रचना की गई थी शिव की आराधना में विजयनगर साम्राज्य के लोगों द्वारा। और दोस्तों अगर बात की जाए विरूपाक्ष मंदिर की, तो ये एक बहुत ज्यादा सुंदर और विशाल मंदिर है, और इसकी जो गोपुरम है वो बहुत ज्यादा विशाल और सुंदर थी। ठीक है, अब दोस्तों गोपुरम जो है एक विशाल प्रवेश द्वार हुआ करते थे। दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको ये देखने को मिलेंगे। ये गोपुरम क्या करते थे दोस्तों, दूर से ही मंदिर के होने का प्रतीक होते थे ये। आप ये गोपुरम बहुत ज्यादा हाइट पे बनाए जाते हैं, इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, यानी कि और इनसे ये होते हैं, इनको बनाने का रीजन ये होता है कि ताकि कोई व्यक्ति दूर से मंदिर को देख सके। ठीक है, ये प्रवेश द्वार इतने ऊंचे बनाए जाते हैं कि दूर से ही कोई ये पता लगा सके कि वहां पर उस जगह पर मंदिर मौजूद है। आप साउथ की फिल्मों में मंदिर देखे होंगे साउथ के, तो वही मंदिरों के जो बाहर आपने ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार टाइप के देखे होंगे, तो उन्हें दोस्तों गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, और इसी में दोस्तों पंपा देवी की भी आराधना की जाती थी। पंपा देवी से दोस्तों यहाँ पर तात्पर्य है पार्वती माता से। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। विरूपाक्ष से मतलब है दोस्तों भगवान शिव से, और पंपा देवी से मतलब है दोस्तों पार्वती जी से। ठीक है, तो इस तरीके से विरूपाक्ष मंदिर के बारे में था दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके बारे में, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा विट्ठल मंदिर। अब जानते हैं दोस्तों विट्ठल मंदिर के बारे में। अगर दोस्तों विट्ठल की बात की जाए तो विट्ठल यानी कि विष्णु की पूजा। ठीक है, विट्ठल मंदिर जो है दोस्तों बेसिकली विष्णु भगवान से संबंधित था। जैसे कि विरूपाक्ष मंदिर जो है दोस्तों शिव भगवान से संबंधित था, वैसे ही दोस्तों विट्ठल मंदिर मंदिर जो है विष्णु भगवान से संबंधित था। ठीक है, और इस मंदिर की एक विशेषता ये थी दोस्तों विट्ठल मंदिर की, कि ये रथ के आकार में से काट कर बनाया गया था। ठीक है, यानी कि विट्ठल मंदिर को दोस्तों रथ के आकार में काट कर बनाया गया था, और इस ऐसे बनाए रहने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर संरचना लगती थी। ठीक है, तो दोस्तों ये है विट्ठल मंदिर की इमेज, जो कि ब्लर दिखाई दे रही होगी आपको, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आप इसे समझ सकते हैं कि रथ के पहिए इसमें बना रखे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि रथ को काट कर सजा कर दोस्तों किसी मंदिर का निर्माण किया गया हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब हमारा टॉपिक विजयनगर और किलेबंदी। आप जानते हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी के बारे में। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी की जानकारी हमें भारत से आए एक दूत, जिनका नाम था अब्दुल रज्जाक समरकंदी, उनके विवरण से मिलती है। दोस्तों विजयनगर की किलेबंदी को देखकर जो है अब्दुल रज्जाक समरकंदी काफी ज्यादा प्रसन्न हो गए थे, और उन्होंने इसके उनके विवरण के अनुसार विजयनगर में 7 घेरों की किलेबंदी की गई थी। यानी कि दोस्तों अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने 7 घेरों के बारे में किलेबंदी के बारे में बताया है, विवरण दिया है अपनी पुस्तक में। ठीक है, इस किलेबंदी के बारे में उन्होंने बताया है कि मुख्य शहरों के साथ साथ ये किलेबंदी जो थी सामान्य स्थानों, खेतों और पहाड़ियों को भी घेरा करती थी। ठीक है, शहर तो घेरे ही जाते थे, इसके अलावा दोस्तों अन्य स्थान, खेत और पहाड़ियां भी इसमें घेरी गई थी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं किलेबंदी के स्तरों के बारे में। अब्दुल रज्जाक समरकंदी जी द्वारा 7 स्तर बताए गए थे दोस्तों किलेबंदी के। अब जानते हैं इन स्तरों के बारे में।
दोस्तों सबसे पहले स्तर की बात की जाए तो उस पे राजा के क्षेत्र को घेरा गया था, और दूसरे स्तर की बात की जाए तो उसमें प्रशासनिक केंद्रों को घेरा गया था, और तीसरे स्तर पर दोस्तों महत्वपूर्ण ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अलग-अलग स्तरों में किलेबंदी की गई थी, ठीक है। और अगर दोस्तों चौथे स्तर की बात की जाए तो उस पर सामान्य जनता के क्षेत्र को घेरा गया था, और पांचवें स्तर पर खेतों को घेरा गया था, छठवें स्तर फसलों को घेरा गया था, और सातवें स्तर पहाड़ियों को घेरा गया था। दोस्तों जो ये किलेबंदी वाला क्वेश्चन है, दोस्तों एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। इसमें आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, अब्दुल रज्जाक समरकंदी के बारे में लिख सकते हैं, जिससे अच्छा इंप्रेशन बनेगा आपका एग्जाम में। तो दोस्तों इन्हीं चीजों को लिख के आइएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट किलेबंदी के फायदे, टॉपिक नहीं है मतलब इसके अंदर है। किलेबंदी के फायदों की बात की जाए तो दोस्तों किलेबंदी के द्वारा दोस्तों बाहरी आक्रमणों से बचा जाता था, और सुरक्षा रहती थी बाहरी आक्रमणों से। इसके अलावा दोस्तों फसलों की सुरक्षा और घुसपैठियों से भी सुरक्षा मिलती है किलेबंदी से। और इसका दोस्तों इन जो किलेबंदी उस टाइम विजयनगर साम्राज्य में की गई थी, तो इन दीवारों के अंदर दोस्तों अन्नागार बनाए गए थे, जहाँ क्या किया जाता, अन्न को संग्रहित रखा जाता था, ठीक है। संग्रहित यानी कि इकट्ठा रखा जाता था, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों किलेबंदी के फायदे। अब जानते हैं दोस्तों किलेबंदी की हानि के बारे में। अगर हानियों की बात की जाए तो दोस्तों किले करना जो है दोस्तों एक बहुत ज़्यादा खर्च व्यवस्था थी, इसमें बहुत ज़्यादा धन खर्च होता था, और इसके अलावा दोस्तों किलेबंदी का रखाव करना भी एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, ठीक है। तो ये 2 हानि दोस्तों इसकी प्रमुख है किलेबंदी की। अब तो हमारा टॉपिक फसलों की किलेबंदी क्यों की जाती थी। अगर बात की जाए तो दोस्तों फसलों की किलेबंदी क्यों की जाती थी, दोस्तों युद्ध की स्थिति में दुश्मनों से फसलों को बचाना होता था राजाओं को, इसलिए दोस्तों फसलों की किलेबंदी की जाती थी। इसके अलावा दोस्तों दुश्मन सेना मुख्य फोकस जो है फसलों पर होता था प्राचीन टाइम में। इन लोगों को तो अपने सैनिकों पोषण के लिए अनाज की जरूरत होती थी। यानी कि दोस्तों जो दुश्मन लोग आक्रमण करते थे हमारे क्षेत्र में, वो क्या जरूरत होती थी, उन्हें अनाज की जरूरत होती थी अपने सैनिकों के लिए, ठीक है। युद्ध की स्थिति में दोस्तों किलेबंदी होना उन्हें युद्ध करने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती थी दोस्तों, क्योंकि किलेबंदी करने से दोस्तों आप किले कोने-कोने को समझ सकते हैं, और अन्य दुश्मन पे दोस्तों अच्छी तरीके से हमला कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों फसलों की किलेबंदी की जाती थी, इसके कारण इन्हें भी नोट कर लीजिए दोस्तों, ये भी एग्जाम आ सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य फेमस प्रणाली अमरनायक प्रणाली के बारे में। अगर दोस्तों अमरनायक प्रणाली की बात की जाए तो दोस्तों अमरनायक प्रणाली जो है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख प्रणाली थी। इसमें क्या होता था दोस्तों, अमरनायक जो है दोस्तों बेसिक कौन होते थे, एक सैन्य कमांडर होते थे, और इन्हें जो है दोस्तों राय द्वारा राजमाचार शासित क्षेत्र प्रदान किए जाते थे, ठीक है। राय से दोस्तों यहाँ पर तात्पर्य है राजा, क्योंकि दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो स्वयं को राय कहते थे, ठीक है। राय का मतलब क्या है, राजा, ठीक है। तो इन राजाओं द्वारा ही दोस्तों नायक नामक इस सैन्य कमांडरों को नियुक्ति किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों अमरनायक प्राप्त क्षेत्र में किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर एवं अन्य बकाया राशि एकत्रित करते थे, यानी कि दोस्तों बेसिकली ये टैक्स करते थे गरीबों से और व्यापारियों से और किसानों से। और ये टैक्स का क्या करते थे दोस्तों, जो भी ये राजस्व इकट्ठा करते अमर उसमें से एक तो अपने निजी उपयोग के लिए रखते थे, और बाकी शेष भाग दोस्तों राजा को भेंट दे देते थे, ठीक है। और जो अपने निजी उपयोग के लिए दोस्तों ये भाग रखते थे अमरनायक, उनका क्या कर उसका क्या करते थे ये अपने कुछ तो निजी खर्चे के लिए रखते थे, और कुछ का यूज करके घोड़ों और हाथियों की एक निर्धारित टुकड़ी को बनाते थे, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में राजा को मदद दे सकें, ठीक है। अमरनायक जो है दोस्तों राजा को वार्षिक रूप से भेंट भेजते थे, और राजा के प्रति अपनी निष्ठा हेतु उपहारों के साथ साथ दरबार में भी उपस्थित होते थे, ठीक है। और दरबार में उपस्थित होने के साथ साथ दोस्तों युद्ध में भी शामिल होते थे, ठीक है। तो यही था दोस्तों अमरनायकों के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब बात करते हैं दोस्तों कोटा के युद्ध के बारे में।
दोस्तों तालीकोटा का युद्ध दोस्तों काफी ज्यादा फेमस है। इसके बारे में क्वेश्चन जरूर बन है बोर्ड एग्जाम में भी, और इसके अलावा दोस्तों जो भी सरकारी नौकरी के फॉर्म आते हैं, जो भी सरकारी नौकरी के एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, तो उसमें भी दोस्तों पूछा जाता है तालीकोटा के युद्ध के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है क्वेश्चन इसके बारे में। तो अब जानते हैं दोस्तों तालीकोटा के युद्ध के बारे में। तो तालीकोटा की जो लड़ाई है वो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनत के बीच लड़ी गई थी, ठीक है, यानी कि दक्कन वर्सेस विजयनगर साम्राज्य के बीच में। और जो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध है ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1565 को, ठीक है, इस डेट को याद रखिएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1565 को दोस्तों तालीकोटा की युद्ध की डेट पूछी जाती है, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य हार गया था, और तालीकोटा का युद्ध जो है दोस्तों उसमें विजयनगर साम्राज्य के विपक्ष में अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और विद के साम्राज्य शामिल हो गए थे, ठीक है। इतने ज्यादा साम्राज्य मिलने के कारण दोस्तों इनकी शक्तियां बढ़ गई थी, जिसकी वजह से दोस्तों इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को परास्त कर वहां जो है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया, नहीं हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों तालीकोटा के युद्ध को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, और ये अन्य नाम भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन अन्य नामों को भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तालीकोटा के युद्ध को और जाना जाता है बन्नीहट के युद्ध के नाम से, और इसके अलावा दोस्तों राक्षस तांगड़ी, ठीक है, इन दोनों नामों से दोस्तों ताली युद्ध को जाना जाता है। दोस्तों इन दोनों नामों को नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। तो बस दोस्तों आपके इस टॉपिक में इतना ही था, तालीकोटा के युद्ध टॉपिक में, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इस चैप्टर में भी दोस्तों बस इतना ही था, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर दोस्तों चैप्टर समझ में नहीं भी आया तो वीडियो को एक आध बार और देख लीजिएगा, तब आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर दोस्तों चैनल की कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और टाइम जा रहा है, ठीक है। आपका कोई टाइम नहीं जाएगा दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने में। तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। हम मिलेंगे दोस्तों अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए वीडियो देखने थैंक यू और गुड बाय दोस्तों।